नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 17 नवंबर 2025 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, तीनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे पोल्यूशन टैक्स से संबंधित, पोल्यूशन टैक्स। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे स्मार्ट प्रोटीन्स से संबंधित, और तीसरा जो आर्टिकल है वो आज हम डिस्कस करेंगे हमारी जो बिजनेस फर्म्स है ना, उनको एंटरप्राइज फिलोसफी प्लस में सोसाइटल फ्रेमवर्क दोनों को कंबाइन करना चाहिए। तो ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित ये अच्छा आर्टिकल है। जमशेदजी टाटा का एग्जाम्पल भी है, बढ़िया स्टोरी, मतलब जो आप एथिक्स वगैरह में ऐसे में यूज़ कर सकते हो। तो तीनों इश्यूज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। और एक चीज़, कल देखो 18 नवंबर को ना वीडियो थोड़ा लेट आएगा। कल मैं मुंबई में रहूँगा तो 5 बजे आऊँगा शाम को, तो आते ही सबसे पहले लेक्चर ही बनाऊंगा। थोड़ा सा लेट आएगा वीडियो, तो पहले से मैं आपको बता देता हूं ताकि आप लोग वेट ना करो। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। कोई पूछे तो कमेंट बॉक्स में उनको बता देना, ठीक है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो पोल्यूशन टैक्स के बारे में है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इन दोनों टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, राइटर कहते हैं पोल्यूशन टैक्स सरकार को लगाना चाहिए, लेकिन वाई नाउ, मतलब जो टाइटल है वो देखिए, टाइम इज राइट फॉर ए पोल्यूशन टैक्स, कि बिल्कुल उपयुक्त समय है पोल्यूशन टैक्स लगाने के लिए। ऐसा क्यों? तो ना 3 रीजंस मेनली राइटर देते हैं कि अभी बिल्कुल उपयुक्त समय क्यों है पोल्यूशन टैक्स लगाने के लिए। सबसे पहले देखो, सरकार ने ना हाल ही में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों में काफी छूट दी है। जैसे आपको पता है डायरेक्ट टैक्स में अब 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा जीएसटी रेट्स भी सरकार ने काफी रैशनलाइज कर दिए हैं, काफी कम कर दिए हैं। तो दोनों चीजें सरकार ने रैशनलाइज की हैं, मतलब टैक्स रेट्स को आसान किया है, कम किया है। और ऐसा देखो सरकार ने इसलिए किया क्योंकि सरकार को ना ये उम्मीद है कि मान लो हम टैक्स कम कर रहे हैं, जीएसटी रेट घटा रहे हैं, इनकम टैक्स कम कर रहे हैं, तो लोगों के पास में ना ज्यादा पैसा रहेगा, लोग ज्यादा खर्च करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा होंगी, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा होंगी तो टैक्स कलेक्शन अपने आप बढ़ जाएगा। एक कंसेप्ट होता है टैक्स बुएंसी का, यह आप पढ़ते हो इकोनॉमिक्स में। होता क्या है, मान लीजिए सरकार ने टैक्स रेट्स कम किए, सरकार ने टैक्स रेट्स कम किए तो लोगों के पास में ज्यादा पैसा मतलब लोग ज्यादा खर्च करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा होंगी तो जीडीपी ग्रो करेगी। अगर मान लीजिए जीडीपी 10% ग्रो करती है तो टैक्स कलेक्शन 12% अगर बढ़ जाता है, तो यह सिनेरियो है कि टैक्स बुएंसी जो है वो ग्रेटर देन 1 है, कि जीडीपी 10% से ग्रो की, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा हुई तो सरकार को अपने आप टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो गया, सरकार को टैक्स ज्यादा मिल गया, तो मतलब टैक्स बुएंसी ग्रेटर देन 1 है। लेकिन आर्टिकल कहता है हम देखो सिर्फ इसके भरोसे बैठ नहीं सकते कि सरकार ने टैक्स रेट कम कर दिए तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज अपने आप ज्यादा हो जाएंगी, जीडीपी ज्यादा ग्रो करेगी और सरकार का रेवेन्यू अपने आप बढ़ जाएगा। ये तो आइडियल सिचुएशन है, ये तब है जब टैक्स बुएंसी ग्रेटर देन 1 है। लेकिन हम इसके भरोसे बैठ नहीं सकते, क्योंकि देखो हमारी जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है ना, हमारी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो धीमी हो गई है। पहले हम ना 11-12% मान के चलते थे नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, अब ये 10% से भी कम है। और नॉमिनल जीडीपी होती क्या है, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ होती क्या है? सिंपल सा फॉर्मूला है जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ होती है रियल जीडीपी ग्रोथ प्लस में इन्फ्लेशन प्लस में महंगाई, ये होती है नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, जो पहले हम 11-12% मान के चलते थे, अब 10% से भी कम है। तो अगर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ कम है तो सीधा सीधा इसका इंपैक्ट क्या होगा? सरकार को टैक्स रेवेन्यू कम प्राप्त होगा। ये देखो सरकार को देखो, एक तरफ टैक्स रेवेन्यू कम प्राप्त होगा, लेकिन दूसरी तरफ देखो सरकार अपना खर्चा कम नहीं कर सकती। सरकार का खर्चा जो है वो बढ़ता जा रहा है। सरकार किस पे खर्च कर रही है? सोशल वेलफेयर पे खर्च कर रही है, जो गरीबों के लिए स्कीम चलाती है। ऊपर से सरकार
कैपिटल एक्सपेंडिचर भी सरकार का काफ़ी ज़्यादा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब नए रोड्स, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पे ऊपर जो पैसा खर्च होता है, और ये ऐसे खर्चे हैं जिन्हें आप नहीं कम कर सकते। देश के विकास के लिए कैपेक्स जरूरी है। तो मतलब रेवेन्यू उतना नहीं है लेकिन सरकार का खर्चा बढ़ता जा रहा है। तो देखो, जब ऐसी सिचुएशन हो कि आपकी आमदनी कम है, रेवेन्यू कम है, लेकिन खर्चा आपका बढ़ रहा है, तो क्या होगा? डेफिसिट होगा। आमदनी अठन्नी, खर्चा कम वाली खर्चा ज्यादा वाली सिचुएशन है। तो ऐसी सिचुएशन में सरकार आरबीआई को बोल सकती है कि आप हमारे लिए नोट्स प्रिंट करिए, लेकिन आरबीआई सरकार के कहने पे नोट्स प्रिंट करती है तो फिर मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, पैसों की वैल्यू कम हो जाएगी, और इसका रिजल्ट ये होगा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इसका रिजल्ट क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। जब सरकार देखो घाटा पूरा करने के लिए आरबीआई को बोलती है ना कि आप मोनेटाइजेशन कीजिए, मतलब नोट्स प्रिंट कीजिए, तो ज्यादा नोट्स मार्केट में आएंगे, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो ये सारे कारण मैंने आपको बताए। तो सिचुएशन ये है कि सरकार जो है एक फाइनेंशियल टाइट स्पॉट में है, मतलब खर्चा जरूरी है लेकिन कमाई के जो पुराने रास्ते हैं वो सीमित है, और आरबीआई से उधार लेना आग से खेलना जैसा है। तो यहां पे एंट्री होती है अब पोल्यूशन टैक्स की। यहां पे एंट्री होती है पोल्यूशन टैक्स की। आर्टिकल कहता है कि देखो, पोल्यूशन टैक्स का जो कंसेप्ट है ना, वैसे वो अपने आप में नया नहीं है। आपने कार्बन क्रेडिट का कंसेप्ट सुना होगा, या फिर कैप एंड ट्रेड का नाम आपने सुना होगा। तो ये एक प्रकार से इन्वायरमेंटल टैक्स ही है, लेकिन पोल्यूशन टैक्स इन सबसे अलग है। पोल्यूशन टैक्स इन सबसे अलग है। पोल्यूशन टैक्स का जो कंसेप्ट है ना, वो पिगुवियन है। आप बोलोगे सर ये क्या टर्म है पिगुवियन? ये तो पहली बार सुना है, ये क्या होता है पिगुवियन टर्म? तो कहानी आपको बताता हूं। देखो, एक इकोनॉमिस्ट थे आर्थर पिग्यू। उन्होंने ना 1920 में एक किताब लिखी थी। आर्थर पिग्यू जो थे ना, इन्होंने 1920 में एक किताब लिखी थी। किताब का नाम था इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर। तो उन्होंने कंसेप्ट दिया था उस किताब में नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का। अरे क्या है नेगेटिव एक्सटर्नलिटी? समझ गए? तो ना अपनी इस 1920 की किताब में ना इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते भी हो, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। क्या मतलब है इस चीज का नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का? मान लो एक फैक्ट्री है, देखो, जो स्टील बनाती है, स्टील बेचकर वो प्रॉफिट कमाती है। तो ये क्या हुआ? ये प्राइवेट बेनिफिट है जो फैक्ट्री मालिक कमा रहा है स्टील बेच के। लेकिन स्टील बनाने में ना वो फैक्ट्री काला धुआं भी छोड़ती है, यानी पोल्यूशन छोड़ती है। उस धुएं से आसपास के लोगों को सांस की बीमारी होती है, उनकी हेल्थ पर खर्चा बढ़ जाता है। तो फैक्ट्री ने तो प्रॉफिट कमा लिया, मालिक ने प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन फैक्ट्री ने जो पोल्यूशन छोड़ा उसकी कीमत कौन चुका रहा है? समाज, सोसाइटी, फैक्ट्री के आसपास के लोग। तो ये जो सोसाइटल कॉस्ट है, इसे फैक्ट्री ने पे नहीं किया, और इसी को बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। अरे यार, कई वर्ड्स मुंह पे चढ़ते नहीं है, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो राइटर ये बोलते हैं ये जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है ना, इसकी कीमत आप ना फैक्ट्री के मालिक से वसूलो, और इसे ही बोलते हैं पिगुवियन टैक्स। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पिगुवियन टैक्स। इसका मेन फंडा यह है पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, मतलब जो पोल्यूशन फैलाएगा वो भरेगा। 1992 में विभिन्न देशों के बीच में जो रियो डिक्लेरेशन साइन हुई थी ना, उसमें भी यह कंसेप्ट शामिल किया गया था कि जो पोल्यूशन फैलाएगा, जो पोल्यूशन करेगा, वही कीमत चुकाएगा। समझ रहे हो? तो पोल्यूशन टैक्स लगाया जाता है ना। अब देखो, इस पोल्यूशन टैक्स को लगाने के ना दो मकसद होंगे। पहला मकसद ये कि ये पोल्यूशन टैक्स लगाना डेमोक्रेटिक है, मतलब जो भी एंटिटी, जो भी फैक्ट्री पोल्यूशन कर रही है उसे पे करना पड़ेगा, चाहे वो कंपनी है या इंसान है। तो इससे ना सरकार को एक नया अल्टरनेटिव रेवेन्यू स्ट्रीम मिल पाएगा, मतलब एक अल्टरनेट रास्ता मिल पाएगा, सोर्स मिल पाएगा जहां से सरकार को रेवेन्यू मिलेगा। इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? बिहेवियर चेंज। ये पॉइंट देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखो लोग यानी कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स यानी कंपनीज दोनों पोल्यूशन करना बंद कर दें,
टैक्स से बचने के लिए, तो क्या होगा? आप बोलोगे सर फिर तो सरकार का रेवेन्यू कम हो जाएगा क्योंकि सरकार को पोल्यूशन टैक्स कम मिलेगा। अरे भाई, पोल्यूशन टैक्स मान लिया सरकार को कम मिल रहा है क्योंकि जनता ने और कंपनीज ने पोल्यूशन करना बंद कर दिया, लेकिन इससे सोसाइटी का तो भला होगा ना, हवा साफ होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगी। सीधी सी बात है, अगर सरकार ने पेट्रोल डीजल पर पोल्यूशन टैक्स बढ़ा दिया, लोग महंगा पेट्रोल छोड़ के मान लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने लगे, तो सरकार को देखो पेट्रोल से मिलने वाला टैक्स तो कम हो जाएगा, लेकिन देश में पोल्यूशन भी तो कम होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज्यादा यूज होने की वजह से। तो ये विन विन सिचुएशन है। विन विन सिचुएशन इसलिए, या तो पोल्यूशन टैक्स लगा के सरकार को रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा, अगर लोग पोल्यूशन टैक्स ज्यादा नहीं दे रहे हैं तो मतलब वो अल्टरनेट चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मतलब हवा साफ होगी, इन्वायरमेंट क्लीन होगा। तो विन विन सिचुएशन है। लेकिन देखो अब क्वेश्चन ये उठता है, ये टैक्स लगाएं कैसे? तो राइटर ना मेनली दो तरीके बताते हैं ये टैक्स लगाने के। पहला है मेथड 1। पहला क्या है? मेथड 1। एक तो इस तरीके से लगाया जा सकता है, आप ना क्या देखो, कंपनी के ना पूरा पीएनएल देखो, मतलब बैलेंस शीट में पूरा प्रॉफिट लॉस का अकाउंट को देखो, और फिर ना वो कंपनी जितना खर्चा कर रही है ना पावर और फ्यूल पे जितना खर्चा कर रही है वो कंपनी, उसको ना डिवाइड कर दो टोटल सेल से या फिर टोटल रेवेन्यू से, उसको आप डिवाइड कर दो। इस प्रकार से एक रेशो आपके पास में आ जाएगी, जिसका ये रेशो ज्यादा, मतलब वो ज्यादा फ्यूल जला रहा है, ज्यादा पोल्यूशन कर रहा है, तो उस पे आप टैक्स ज्यादा लगाओ। प्रॉब्लम लेकिन देखो इस कंसेप्ट में ये है, मेथड 1 में ये है, ये मेथड 1 मानता है कि पोल्यूशन सिर्फ फ्यूल और पावर जलाने से होता है, जो कि गलत है। क्योंकि पोल्यूशन देखो और तरह के भी तो होते हैं ना, केमिकल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, और बहुत तरह के पोल्यूशन होते हैं। तो मेथड 1 में ये कमी है। मेथड 1 राइटर बोलते हैं ये है कि टोटल जितना खर्चा किया जा रहा है पावर और फ्यूल को, उसको डिवाइड कर दो कंपनी की टोटल सेल्स या फिर रेवेन्यू से, तो रेशियो आ जाएगा, जिसका रेशियो ज्यादा वो ज्यादा पोल्यूशन टैक्स पे करें। तो ये सही नहीं है, तो फिर मेथड बी अपनाओ। मेथड बी क्या है? देखो हमारे पास ना सीपीसीबी यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ना एक क्लासिफिकेशन है। इंडस्ट्रीज को ना 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आती हैं रेड इंडस्ट्रीज, जिनमें स्कोर ना 60+ होता है। ये सबसे ज्यादा पोल्यूशन वाली इंडस्ट्रीज हैं, जैसे सीमेंट, थर्मल पावर प्लांट। फिर आती हैं ऑरेंज इंडस्ट्रीज, फिर आती हैं ऑरेंज इंडस्ट्रीज, ये हाईलाइट भी कर देता हूं। ऑरेंज इंडस्ट्रीज का स्कोर होता है 41 से लेके 59 के बीच में, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री है। फिर आती हैं ग्रीन इंडस्ट्रीज जिनका स्कोर 21 से 40 के बीच में है, ये कम पोल्यूटिंग है। और सबसे लास्ट में आते हैं वाइट इंडस्ट्रीज जो देखो नॉन पोल्यूटिंग है, जिनका स्कोर 20 से कम है, ये कोई पोल्यूशन नहीं करती। तो ये सीपीसीबी का यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अलग अलग इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन है। तो राइटर ये बोलते हैं, मान लीजिए कंपनीज को 30% कॉर्पोरेट टैक्स देना था। वैसे कॉर्पोरेट टैक्स आजकल इफेक्टिवली कम है, 25% है, लेकिन हाइपोथेटिकल है मानने के लिए। मान लीजिए कॉर्पोरेट टैक्स जनरल 30% है, तो सरकार एक नियम बना दे कि जो रेड इंडस्ट्रीज है ना, उनको कॉर्पोरेट टैक्स 30% के बजाय 2% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 32% देना पड़ेगा। जो ऑरेंज इंडस्ट्रीज हैं उनको कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा 1% ज्यादा, यानी 31%। जो ग्रीन वाली इंडस्ट्रीज हैं उनको बोल दो कि कॉर्पोरेट टैक्स आपको 30% ही देना है, ना ज्यादा ना कम। और जो व्हाइट वाली हैं उनको थोड़ा सा और इंसेंटिवाइज कर दो कि आपको 1% कम देना है, 29% देना है। तो ये बढ़िया है ना? लेकिन इसमें बस एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम ये आएगी कि एक कंपनी ना कई बार कई सारे प्रोडक्ट बनाती है। मान लीजिए एक प्रोडक्ट आता है रेड कैटेगरी में, दूसरा आता है ऑरेंज कैटेगरी में, तीसरा आता है ग्रीन कैटेगरी में। तो अलग अलग प्रोडक्ट से पोल्यूशन अलग अलग होता है, तो फिर उस कंपनी पे टैक्स कैसे लगाएंगे? तो फिर राइटर इसका अल्टरनेटिव देते हैं, 51% रूल देख लो कि कंपनी की 51% कमाई अगर रेड प्रोडक्ट से है तो पूरी कंपनी रेड मानी जाएगी। तो इस टाइप का सॉल्यूशन कोई निकाला जा सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसको ना स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करो। स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना मतलब कोई लूप होल्स मत छोड़ो।
जैसे कुछ कंपनीज बोल सकती हैं कि मैंने तो CSR में 1000 पेड़ लगाए हैं तो हम पे तो मत लगाओ ये जो पोल्यूशन टैक्स है। राइटर कहते हैं नो, वो चीज अलग है। मतलब आपने CSR में पैसा खर्च कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पोल्यूशन करने का लाइसेंस मिल गया, नहीं। तो ये तो टैक्स आर्बिट्रेज होगा। टैक्स आर्बिट्रेज मतलब लूप होल्स ढूंढ के टैक्स से बचने की कोशिश होगी। फिर राइटर बोलते हैं एक अल्टरनेट अप्रोच भी है, आप ना ये पोल्यूशन टैक्स ना इनडायरेक्ट टैक्स के तौर पे लगाओ। जैसे सरकार पेट्रोल डीजल पे ना अलग से ₹1 का पोल्यूशन टैक्स लगा सकती है। आप बोलोगे अरे 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 जनता के ऊपर क्यों बोझ डाल रहे हो भाई, जनता के ऊपर क्यों बर्डन डाल रहे हो, कंपनीज के ऊपर डालो ना। देखो कंपनीज वैसे भी जनता के ऊपर ही बर्डन डाल देती हैं, तो आप ना इन पोल्यूशन टैक्स को एज ए इनडायरेक्ट टैक्स लगाओगे पेट्रोल डीजल पे ₹1 का, तो ये पैसा कंज्यूमर देगा। फायदा इससे ये होगा पेट्रोल डीजल जब महंगे होंगे तो लोग फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या साइकिल की तरफ शिफ्ट होंगे। समझ रहे हो। लेकिन ₹1 पर लीटर सरकार अगर पोल्यूशन टैक्स लगाती है तो सालाना 15,000 करोड़ सरकार को एक्स्ट्रा मिलेंगे। और हर फ्लाइट टिकट पे मान लीजिए ₹100 का पोल्यूशन टैक्स सरकार लगा दे तो फिर देखो साल में ना 20 करोड़ लोग ट्रेवल करते हैं, सरकार को 2,000 करोड़ ना एक्स्ट्रा मिल जाए। और स्वीडन में यह देखा भी गया, वहां पे ना 1991 में एक कार्बन टैक्स लगाया गया था और उनकी इकोनॉमी ग्रो करती रही, कार्बन टैक्स से कोई खास फर्क पड़ा नहीं, लेकिन उनके जो एमिशंस है ना वो बहुत तेजी से कम हो गए। तो ये दिखाता है कि हमारे देश में भी ये पॉसिबल है। लेकिन इसका एक चैलेंज ये है, मान लीजिए सरकार ने पेट्रोल डीजल पे ₹1 पोल्यूशन टैक्स लगा दिया, तो फिर देखो आपको पता है पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा और ट्रांसपोर्ट सेक्टर चलता है पूरा पेट्रोल और डीजल की वजह से। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर महंगा तो सारी चीजों के दाम बढ़ जाएंगे और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी हमारे देश में। ये एक चैलेंज है, समझ गए। तो लास्ट में राइटर एक बात ये भी बोलते हैं कि ये जो पोल्यूशन टैक्स लगाया जाए ना, ये फेस वाइज मैनर में लगाया जा सकता है। सबसे पहले जो ज्यादा पोल्यूशन वाली इंडस्ट्रीज है ना, जहां पे टैक्स लगाना आसान है वहां पे लगाओ। जैसे फ्यूल एंड पावर है, फैशन है। फास्ट फैशन ना एक नया विलेन है। जैसे देखो एक टी शर्ट बनाने में ना हजारों लीटर पानी और ढेर सारा केमिकल लगता है, बहुत पोल्यूशन होता है। लाइव स्टॉक सेक्टर में बहुत पोल्यूशन होता है, पशु वगैरह जो हैं वो जुगाली करते हैं तो एमिशन बढ़ता है। तो ये जो पहले जो ज्यादा पोल्यूशन वाले सेक्टर्स है ना, वहां से शुरुआत की जा सकती है, समझ गए। लेकिन देखो कई जगह लगाना बहुत मुश्किल है। जैसे फार्मिंग पे पोल्यूशन टैक्स लगाना मुश्किल है, लाइव स्टॉक पे मुश्किल है, क्योंकि ये इमोशनल इशू है हमारे देश में। तो इसलिए जहां पे लगाना आसान है वहां से शुरुआत करो। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, नेक्स्ट जनरेशन ESG रिफॉर्म्स से संबंधित है। देखो ये जो आर्टिकल है ना बहुत सारे टॉपिक से लिंक करता है। इस आर्टिकल में फूड हैबिट्स का भी जिक्र है, तो GS पेपर 1 सोसाइटी से रिलेट कर सकते हो। एग्रीकल्चर का भी लिंक है और किस प्रकार से कंपनीज काम करती हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी लिंक है। बहुत सारे टॉपिक्स का लिंक है इस आर्टिकल में। सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन में राइटर ये बोलते हैं कि इंडिया ना एक प्रोटीन क्रॉस रोड्स पर खड़ा है। क्रॉस रोड्स मतलब चौराहा, मतलब इंडिया ना ऐसे चौराहे पर खड़ा है कि एक रास्ता सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता जाता है क्राइसिस की तरफ। और ये जो चौराहा है ये प्रोटीन क्रॉस रोड्स की हमने बात करी, प्रोटीन चौराहे की बात करी। तो क्या बात हो रही है? बात ये हो रही है, देखो जैसे जैसे देश की इनकम बढ़ रही है ना, तो फिर अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोगों का जो खाना पीना है वो बदल रहा है। पहले देखो हमारी डाइट में ना प्रोटीन का मेन सोर्स क्या होता था? दालें, जैसे चना, राजमा, ये सब प्रोटीन का मेन सोर्स हुआ करता था हमारी डाइट में। लेकिन अब इनकम लेवल बढ़ने की वजह से ना लोग जो हैं वो एनिमल बेस्ड प्रोटीन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे देखो मिल्क यानी दूध, दही, एग्स, मीट, फिश, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ना, इन पे अब धीरे धीरे लोग जो हैं वो ज्यादा रिलाय कर रहे हैं प्रोटीन के लिए बजाय के पल्सेस। आप बोलोगे सर प्रॉब्लम क्या है? ये तो अच्छी चीज है। देखो प्रॉब्लम है, 3 तरह की प्रॉब्लम है।
पहली प्रॉब्लम इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है। आर्टिकल डेटा देता है, इंडिया के टोटल ग्रीन हाउस एमिशंस का ना 14% कहाँ से आता है? इंडिया के टोटल ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस का 14% एग्रीकल्चर से आता है। और इस 14% का आधे से ज़्यादा कहाँ से आता है? इस 14% का आधे से ज़्यादा आता है लाइव स्टॉक से, मतलब गाय, भैंस, बकरी, इन सब जानवरों से। आप बोलोगे सर जानवर कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस में? करते हैं। देखो एक कंसेप्ट है एंट्रिक फर्मेंटेशन। क्या कंसेप्ट है? एंट्रिक फर्मेंटेशन। ये क्या कंसेप्ट है? मतलब देखो जब पशु जुगाली करते हैं ना, खाना खाते हैं, तो वो मिथेन यानी CH4 गैस रिलीज करते हैं। और मिथेन आपको पता है CO2 से ना बल्कि 25-30 गुना ज्यादा पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। तो आर्टिकल चेतावनी देता है 2050 आते आते ना, 2050 आते आते हमारा जो लाइव स्टॉक एमिशन है ना, वो 515 मिलियन टन CO2 हो जाएगा। और ये देखो 1960s का डबल है। और दूसरी तरफ हमारा टारगेट है 2070 तक तो हमें नेट जीरो कार्बन स्टेटस अचीव करना है, मतलब जितना कार्बन हम एमिट कर रहे हैं उतना ही एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये पहला इशू है कि हम एनिमल्स से मिलने वाले प्रोडक्ट्स पे ज्यादा रिलाई कर रहे हैं प्रोटीन के लिए, तो इससे इन्वायरमेंट को नुकसान ज्यादा होगा। अब दूसरा रीजन राइटर बताते हैं। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है पब्लिक हेल्थ का। लोग जानवरों के प्रोडक्ट्स पे ज्यादा रिलाई कर रहे हैं प्रोटीन के लिए, लेकिन ना जानवरों में ना एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस की एक बड़ी समस्या है जो जानवरों से इंसानों में भी आ जाती है। ये देखो एक साइलेंट पैंडेमिक की तरह है। होता क्या है, पोल्ट्री फार्म्स में या फिर डेयरी फार्म्स में ना जानवरों को बीमार होने से बचाने के लिए और उनका जो डेवलपमेंट है उसे तेज करने के लिए ना उन्हें रेगुलर रूप से जो किसान है वो एंटीबायोटिक्स देते हैं। लेकिन जब देखो हम जानवरों के प्रोडक्ट्स जैसे दूध, अंडे, मीट ये सब कंज्यूम करते हैं ना, तो जानवरों से रेसिस्टेंट बैक्टीरिया इंसानों में आ जाता है। फिर इंसान भी जब एंटीबायोटिक्स वाली दवाई लेते हैं ना तो उन पे असर नहीं होता। ये दिक्कत है। और एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होगा इंसानों पे, छोटा सा भी बुखार हुआ ना तो वो ठीक नहीं होगा, चाहे कितनी दवाइयां आप ले लेना। और ये बीमारी, ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस आया कहां से? जानवरों से इंसानों में, क्योंकि जानवरों में बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स की मेडिसिन किसान देते हैं ताकि वो बीमार ना हो। अब तीसरी बात, इकोनॉमी एंड ट्रेड। देखो एक इशू है ट्रेसेबिलिटी का, मतलब जानवरों के प्रोडक्ट्स के ऊपर लोग ज्यादा रिलाय तो कर रहे हैं प्रोटीन के लिए, लेकिन ये हमारे देश में ना ये प्रॉब्लम है कि हम ट्रेस नहीं करते ये एग, ये मीट कौन से जानवर से आया, कहां से आया। 2-3 दिन पहले हमने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था पशुधन प्लेटफॉर्म वाला, कि सरकार उस चीज पे काम कर रही है, लेकिन अभी भी कोई बहुत लंबा चौड़ा काम हुआ नहीं है। तो देखो यूरोप और USA वाले जो देश है ना, वो आपसे माल तभी खरीदेंगे जब आप उनको बताओगे प्रॉपर कि ये प्रोडक्ट कहां से आया, इसको बनाने में कितना पोल्यूशन हुआ, कहीं एनिमल क्रुएलिटी तो नहीं हुई। जब आप उनको ये सारे आंसर दोगे तब वो आपका प्रोडक्ट परचेज करेंगे, एनिमल वाला, अदरवाइज वो आपका नहीं परचेज करेंगे। लेकिन हमारे देश में ये इशू है ट्रेसेबिलिटी का, पता ही नहीं होता कौन सा मीट कहां से आया, तो एक्सपोर्ट करने में दिक्कत है। हमारी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। समझ रहे हो? ये 3 इशू है कि एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट्स पे लोग ज्यादा रिलाई करने लगे हैं प्रोटीन के लिए। और एक सीरियस चीज भी है, देखो अब क्या है, 2030 तक ना क्लाइमेट चेंज के कारण जो फसलों की यील्ड है, पैदावार है, वो और ज्यादा कम हो जाएगी, जिससे मतलब सीधा सीधा असर ये होगा उनमें प्रोटीन कंटेंट भी और ज्यादा कम हो जाएगा। तो इससे ना 91 भारतीय जो हैं, यानी 9.1 करोड़ भारतीय जो हैं वो भुखमरी के शिकार हो सकते हैं। तो ये खतरा है। तो सिचुएशन देखिए, एक तरफ हम प्रोटीन की डिमांड बढ़ा रहे हैं, एनिमल बेस्ड प्रोटीन की डिमांड, और दूसरी तरफ हमारा जो बेसिक फूड है, दालें वगैरह, वो रिस्क में है। तो ये है हमारा प्रोटीन क्रॉसरोड, मतलब चौराहा, जिसकी बात हमने इंट्रोडक्शन में की। तो राइटर बोलते हैं देखो प्रॉब्लम तो इतनी बड़ी है, लेकिन हमारे जो वाचडॉग हैं, वाचडॉग मतलब निगरानी करने वाले,
हमारे जो वॉचडॉग हैं वो इस मामले में ना अंधे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। जैसे एक वॉचडॉग है ईएसजी फ्रेमवर्क। आप बोलोगे सर ये ईएसजी फ्रेमवर्क क्या है, पहली बार सुना है? नहीं, पहली बार तो नहीं सुना होगा, आपने यूपीएससी एस्पायरेंट हो यार। ईएसजी फ्रेमवर्क देखो, इसमें ना ई का मतलब है इन्वायरमेंट, एस का मतलब है सोसाइटी यानी सोशल, और जी का मतलब है गवर्नेंस। देखो आज के समय में ना इन्वेस्टर जो है ना वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये नहीं देखते कि वो कंपनी प्रॉफिट कितना कमा रही है। इन्वेस्टर ये भी देखते हैं कि वो कंपनी जो है वो इन्वायरमेंट के लिए क्या कुछ कर रही है, इन्वायरमेंट को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही, सोसाइटी के लिए अपनी जिम्मेदारी को पूरा तो कर रही है, कहीं सोसाइटी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। उस कंपनी में गवर्नेंस तो ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट है वो कंपनी की गवर्नेंस, करप्शन वगैरह नहीं है। तो ये तीन चीजें होती हैं ईएसजी फ्रेमवर्क में। किसी कंपनी की रेपुटेशन तय करता है ये ईएसजी फ्रेमवर्क। प्रॉफिट के अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना वो आज के समय में अपना ईएसजी रिपोर्ट जरूर निकालती हैं, जैसे रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस। वो बताती हैं कि हमने इन्वायरमेंट के लिए क्या किया, सोसाइटी के लिए गवर्नेंस कैसी है, ताकि इन्वेस्टर इन कंपनीज में पैसा लगा सकें। बट आर्टिकल ये कहता है हमारा जो ईएसजी फ्रेमवर्क है ना, हमारा ईएसजी फ्रेमवर्क प्रोटीन को कंप्लीटली ओवरलुक कर देता है, इग्नोर कर देता है। देखो जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं ना इस ईएसजी फ्रेमवर्क में, तो हम ये देखते हैं कि सोलर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ट्री प्लांटेशन, ये सब हम गिनते हैं कि उस कंपनी ने इन सब चीजों में कितना काम किया। हम ये नहीं गिनते कि ना कंपनी का फूड सिस्टम कैसा है, कंपनी के अंदर जो इन हाउस कैंटीन है, या फिर अगर वो कंपनी फूड कंपनी है तो उस कंपनी में प्रोटीन कहां से आ रहा है। हम ये सब नहीं कंसीडर करते। कोई कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर नहीं होता इस बारे में कि कंपनी में जो खाना खाया जाता है, फूड बनता है, उसमें प्रोटीन कहां से आता है, या फिर फूड कंपनी है तो फूड कंपनी में रॉ मटेरियल यानी प्रोटीन कहां से आता है, ये नहीं शामिल होता ईएसजी फ्रेमवर्क में। इवन इस पे भी बात कोई नहीं होती कि प्रोटीन जो है अगर जानवरों से आया तो जानवरों में कितना एंटीबायोटिक यूज किया गया, एनिमल वेलफेयर की पॉलिसी क्या है उस कंपनी की, उस कंपनी ने कितना पानी यूज किया, उसके पोर्टफोलियो में स्मार्ट प्रोटीन का शेयर कितना है, ये सब चीजें भी कंसिडर नहीं होती ईएसजी फ्रेमवर्क में। अब आप बोलोगे सर ये चीजें नहीं शामिल होती तो क्या ही बड़ा इशू है? बड़ा इशू देखो है, मतलब हमारा ईएसजी फ्रेमवर्क हमारा इनकम्प्लीट है, अधूरा है, ये सब चीजें कंसिडर नहीं करता, तो मतलब हमारी कंपनीज की जो ईएसजी रिपोर्ट है वो कंप्लीट नहीं है। तो इन्वेस्टर्स फिर हमारी कंपनीज को कंसिडर नहीं करेंगे फंडिंग के लिए, हमारी कंपनीज को फंडिंग नहीं मिल पाएगी। हमारे जो कॉम्पिटिटर कंट्रीज हैं जैसे चाइना, वियतनाम, उनकी कंपनीज को फंडिंग मिल जाएगी। समझ रहे हो? तो ये चक्कर है। तो फिर ये जो प्रोटीन क्राइसिस है इसका सॉल्यूशन क्या है? राइटर दो तरह के सॉल्यूशन बताते हैं। पहला है सॉल्यूशन ए। आजकल देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एनिमल से मिलने वाले प्रोटीन पर रिलाय होना आपकी मजबूरी है, और बहुत तरह के प्रोटीन आते हैं स्मार्ट प्रोटीन। जैसे स्मार्ट प्रोटीन ना तीन तरह के हैं। जैसे एक है प्लांट बेस्ड। प्लांट बेस्ड आपने जरूर देखा होगा, जैसे सोया या फिर मटर या फिर चने से मीट जैसा जो टेक्सचर है वो बना दिया जाता है। जैसे आपने ओट मिल्क या आलमंड मिल्क के बारे में सुना होगा जो प्लांट से बनाए जाते हैं। तो ये पहला है सॉल्यूशन नंबर ए के अंदर, पहला है प्लांट बेस्ड प्रोटीन। समझ रहे हो? तो मतलब राइटर फिर से आपको बताऊं ताकि कंफ्यूज ना हो। प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई, ईएसजी फ्रेमवर्क अधूरा है, बताया नहीं जाता प्रोटीन कहां से आया है, इनकम्प्लीट है। तो उसका पहला सॉल्यूशन है स्मार्ट प्रोटीन। अब स्मार्ट प्रोटीन भी तीन तरह के हो सकते हैं। पहला है प्लांट बेस्ड प्रोटीन, दूसरा है कल्टीवेटेड प्रोटीन। ये देखो वैसे साइंस फिक्शन जैसा लगता है लेकिन अब रियलिटी है। अब इस कल्टीवेटेड प्रोटीन में क्या होता है, एनिमल का एक सिंगल सेल लिया जाता है, फॉर एग्जांपल स्टेम सेल, और उसे ना लैब में उस स्टेम सेल को न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं और वो सेल मल्टीप्लाई होके एक पूरा मीट बन जाता है। तो ये है कल्टीवेटेड प्रोटीन। सिंगापुर ने ना कल्टीवेटेड मीट को बेचने का अप्रूवल भी दे दिया है। लैब ग्रोन प्रोटीन, स्टेम सेल से न्यूट्रिएंट्स देके ग्रो किया जाता है लैब में।
तीसरा है स्मार्ट बेस्ड प्रोटीन फर्मेंटेशन। जैसे देखो हम दूध से दही जमाते हैं ना, वैसे ही माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके यानी ईस्ट का इस्तेमाल करके हाई वैल्यू प्रोटीन बनाना, तो ये है फर्मेंटेशन। तो ये 3 तरह के स्मार्ट बेस्ड प्रोटीन हो सकते हैं। और राइटर बोलते हैं स्मार्ट क्यों? स्मार्ट देखो इसलिए क्योंकि इनसे एमिशन वगैरह नहीं होता, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचता, और चूंकि हमारे देश में ना प्लांट बेस्ड डाइट खा लेते हैं और एनिमल्स के प्रोडक्ट्स खाने में फिर भी लोग हिचकिचाते हैं कि यार वो मीट है वो हम नहीं खाएंगे, तो ये कल्चर में एडजस्ट हो जाएगा स्मार्ट प्रोटीन। और ये देखो एक नई इंडस्ट्री है स्मार्ट प्रोटीन वाली, इससे नई जॉब जनरेट होंगी, नया एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, बहुत फायदे की चीज है। तो इंडिया क्या कर रहा है अभी स्मार्ट प्रोटीन के मामले में? राइटर बोलता है देखो हमारे देश में जो फूड रेगुलेटर है ना FSSAI, इस बॉडी ने ना प्लांट बेस्ड और कल्टीवेटेड प्रोटीन के लिए ना साइंटिफिक स्टैंडर्ड बनाना स्टार्ट कर दिया है ताकि रेगुलेट किया जा सके स्मार्ट प्रोटीन की मार्केट को। इवन देखो सरकार ने एक पॉलिसी भी रिलीज की, बायो E3 पॉलिसी। बायो E3 में जो E3 है ना, इसमें 3 E है, पहला इकोनॉमी, दूसरा इन्वायरमेंट और तीसरा इक्विटी। तो ये पॉलिसी भी ना स्मार्ट प्रोटीन के मामले में R&D और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की बात करती है। इवन बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं वो भी प्लांट बेस्ड फूड में काम करने के लिए आ रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। तो ये सॉल्यूशन फर्स्ट तो हमने डिस्कस कर लिया स्मार्ट प्रोटीन का, लेकिन सिर्फ स्मार्ट प्रोटीन के ऊपर काम करने से काम चलेगा नहीं, हमें ना एनिमल वेलफेयर पे ध्यान देना होगा। अगर हम एनिमल वेलफेयर पे ध्यान नहीं देंगे, हमारी कंपनीज ध्यान नहीं देगी, तो उनकी रेपुटेशन खराब होने का रिस्क रहेगा हमेशा। अगर कल को देखो पेटा जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो एनिमल वेलफेयर के लिए काम करती हैं, अगर वो कोई वीडियो वायरल कर दें कि देखो डेयरी फार्म में क्रुएल्टी हो रही है एनिमल्स के ऊपर, और उसके प्रोडक्ट बिकने बंद हो जाएंगे, ग्लोबल मार्केट में ना सिर्फ उस कंपनी का बल्कि हमारी इंडिया का भी रेपुटेशन खराब हो जाएगा। इसलिए हम ना हमारी कंपनीज में ऐसी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें कि जो एनिमल्स हैं उनको नुकसान ना पहुंचाया जाए। और इवन ESG में ना और भी चीज़ें ऐड होनी चाहिए। जो ESG फ्रेमवर्क है ना, उसमें और भी चीज़ें ऐड होनी चाहिए, जैसे 1 लीटर दूध या 1 किलोग्राम मीट बनाने में कितना पानी लगा, लाइव स्टॉक का जो वेस्ट है गोबर इत्यादि उसे कैसे मैनेज किया गया, क्या एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल एनिमल्स में रिस्पॉन्सिबल तरीके से हुआ या नहीं हुआ। तो इसको ट्रैक करने के लिए ना, इन सब चीज़ों को ट्रैक करने के लिए ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा सकता है, ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल। और सेबी का भी देखो रोल है यहाँ पे। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हमारा स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने वाली बॉडी है। तो सेबी का भी एक फ्रेमवर्क है BRSR, यानी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। तो ये जो फ्रेमवर्क है ना, ये टॉप कंपनीज को बोलता है कि आप अपनी ESG रिपोर्ट दो। तो आर्टिकल कहता है कि सेबी को ना इस BRSR रिपोर्टिंग में ना बल्कि प्रोटीन और एनिमल वेलफेयर से जुड़े जो मैट्रिक्स है ना वो भी शामिल करने चाहिए। शुरुआत वॉलंटरी डिस्क्लोजर से की जा सकती है कि जो कंपनीज अपनी इस रिपोर्टिंग में एनिमल वेलफेयर और प्रोटीन जैसी जो मैट्रिक्स हैं वो डिस्क्लोज करना चाहते हैं वॉलंटरी, तो वो कर दें। बाद में धीरे धीरे इसे कंपलसरी किया जा सकता है। फिर देखो लास्ट में 1-2 पॉइंट और हैं। कंपनीज को देखो अपने R&D का जो पैसा है ना वो थोड़ा स्मार्ट प्रोटीन पे लगाना पड़ेगा। मतलब स्मार्ट प्रोटीन में और ज़्यादा रिसर्च होनी चाहिए। और एक चीज़, स्मार्ट प्रोटीन बनाने वाली जो कंपनीज है ना उनको थोड़ा इंसेंटिवाइज किया जा सकता है, बैंकों के द्वारा सस्ता लोन देना, और सरकार कुछ इंसेंटिव दे दे टैक्स वगैरह में, ताकि वो इंडस्ट्री जो है वो अच्छे से हमारे देश में फले फूले। तो राइटर बोलते हैं देखो UPI में जैसा रेवोल्यूशन आया ना, वैसे ही स्मार्ट प्रोटीन में रेवोल्यूशन लाने का हमारे देश में अच्छा तरीका है, अच्छा मतलब टाइम है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो बिजनेस स्टैंडर्ड का है। आर्टिकल है इंडियन बिजनेसेस को ना सोसाइटल सर्विस और एंटरप्राइज फिलोसफी दोनों को आपस में कंबाइन करना चाहिए। तो इसे ना आप GS पेपर 3 से भी रिलेट कर सकते हो क्योंकि बिजनेस फर्म से संबंधित आर्टिकल है, लेकिन GS पेपर 4 से भी इस आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है।
क्योंकि वहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला टॉपिक है। सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन में ना इंडिया का जो बिजनेस स्ट्रक्चर है ना वो बताया जाता है। कैसा है कि हमारे देश में देखो 6.5 करोड़ यानी 65 मिलियन एंटरप्राइजेज हैं, और ये छोटी बड़ी सब मिलाकर हैं, मतलब कुछ छोटी कंपनीज हैं कुछ बड़ी कंपनीज हैं, लेकिन 6.5 करोड़ में से ना लिस्टेड कंपनीज सिर्फ 5,000 हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। मैं आपको बताऊं लिस्टेड कंपनीज क्या होती हैं। वो कंपनी जिसके शेयर आप स्टॉक मार्केट से खरीद सकते हो या फिर बेच सकते हो। तो अब अपना असली प्रॉब्लम देखो, इन 5,000 में से भी ना जो 250 बड़ी फर्म्स है ना वो ऐसी हैं जिनके पास पूरी मार्केट वैल्यू का ना 2/3 हिस्सा है। सोच के देखो, पूरी मार्केट वैल्यू का 2/3 हिस्सा तो टॉप 250 कंपनीज के पास में है। तो एक तरफ लाखों छोटे छोटे यूनिट्स हैं और दूसरी तरफ मुट्ठी भर जायंट्स हैं जिनके पास में सारी वैल्यू कॉन्सेंट्रेटेड है। इसे देखो के शेप्ड रिकवरी भी कहते हैं, जहां अमीर और अमीर हो रहा है और छोटे बिजनेसेस पीछे छूट रहे हैं। तो राइटर ये कहते हैं देखो ये काफी नहीं है, हमें क्या चाहिए, हमें कम से कम देखो 10,000 एक्टिवली ट्रेडेड कंपनीज चाहिए। मतलब 10,000 ऐसी कंपनीज चाहिए जिनके शेयर पब्लिकली बिके और जो शेयर मार्केट में लिस्टेड हों, स्टॉक मार्केट में। और हमें ना 1 लाख एमएसएमईज चाहिए। एमएसएमईज मतलब मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेज चाहिए जिनकी देखो ऐसी कैपेबिलिटी हो कि वो ग्लोबल लेवल पे कॉम्पीट कर पाए। 1 लाख ऐसी एमएसएमईज जिनके पास में कोई डिस्टिंक्ट कैपेबिलिटी हो, कोई अच्छी कैपेबिलिटी हो जिसकी बदौलत वो ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन कर सकें। और सिर्फ देखो क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी भी होनी चाहिए मिडिल लेवल कंपनीज में। समझ गए? तो ये इंट्रोडक्शन राइटर ने बता दिया। तो देखो अब राइटर ना एक नया आइडिया देते हैं। नया आइडिया क्या है? नया आइडिया है इंडिया को ना एक इंडियन एंटरप्राइज चार्टर की आवश्यकता है। ये देखो जो टाइटल में है ना, इंडिया को एक इंडियन एंटरप्राइज चार्टर की आवश्यकता है। ये क्या होगा? ये कंपनीज के लिए ना एक लिविंग डॉक्यूमेंट होगा। राइटर इसकी तुलना सीधे सीधे भारत के संविधान से करते हैं। जैसे देखो हमारा संविधान का एक प्रियम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये प्रियम्बल क्या है? ये रूल्स नहीं बताता, ये संविधान की कोर वैल्यूज और फिलोसफी बताता है। बस वैसे ही जो एंटरप्राइज चार्टर होगा ना वो कंपनीज के लिए रूल्स नहीं बताएगा, बल्कि देखो कंपनीज के लिए एंटरप्राइज मोरालिटी सेट करेगा। ये चार्टर हमारे कल्चरल इथोस पे बेस्ड होगा, मतलब हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य है ना उन पे बेस्ड होगा। ये जो इंडियन एंटरप्राइज चार्टर होगा ना कुछ सवालों के जवाब देगा। जैसे देखो कंपनीज का स्ट्रेटेजिक रोल क्या है? कंपनीज का स्ट्रेटेजिक रोल सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। समझ गए? जैसा हमने पिछले आर्टिकल में भी डिस्कस किया था ESG फ्रेमवर्क के बारे में। कंपनी का स्ट्रेटेजिक रोल सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। और देश को कैसी कंपनीज चाहिए, नेशन बिल्डिंग में कंपनीज का डिजायर्ड बिहेवियर कैसा होना चाहिए, और सरकार जो है वो कंपनीज के लिए इनेबलिंग रोल कैसे निभा सकती है। तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा इस इंडियन एंटरप्राइज चार्टर में। अब वैसे देखो राइटर बताते हैं कि एक आइडियल कंपनी कैसे होनी चाहिए। देखो इस चार्टर के हिसाब से अच्छी कंपनी के गुण क्या क्या हो सकते हैं। आर्टिकल 7 पॉइंट्स की बात करता है कि एक अच्छी कंपनी के 7 गुण हो सकते हैं। सबसे पहले कानून का पालन करें, सिंपल। दूसरा, कंट्रोवर्सी से दूर रहें। ऐसा ना हो कि हर दूसरे दिन मीडिया में गलत कारणों की वजह से वो कंपनी सुर्खियों में रहे। नहीं, अवॉइड कंट्रोवर्सीज। तीसरा, सिर्फ अगले 3 महीने का प्रॉफिट नहीं बल्कि उस कंपनी के पास में 30 साल का विजन होना चाहिए। चौथा, यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोकस ऑन R&D एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे भी फोकस करो। मतलब पॉलिटिकल कनेक्शंस का यूज करके कंपनी को फायदा ना पहुंचाओ, बल्कि कंपनी R&D पे खर्च करे और कंपनी की जो एसेट्स है उसे क्रिएट करने पे ध्यान दे, इनोवेशन लाने पे ध्यान दे। इस प्रकार से कंपनी ग्रो करे, ना कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का फायदा उठा के आपने कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह ले लिए। नहीं। नेक्स्ट, प्रॉफिट कमाना देखो बुरा नहीं है,
लेकिन वो जो प्रॉफिट है ना वो समाज की भलाई से आना चाहिए, समाज को नुकसान पहुंचा के नहीं। तो मतलब कंपनीज को समाज के लिए कमाना चाहिए, सोसाइटल वैल्यू क्रिएट करे कंपनी। नेक्स्ट है गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स, मतलब कंपनी के अंदर कोई स्कैम ना हो, ट्रांसपेरेंसी हो। ऐसा ना हो जैसे सत्यम जैसी कंपनी में ना स्कैम सामने आया था, पूरा गवर्नेंस गड़बड़ थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपनी के अंदर सब अच्छे से होना चाहिए, ट्रांसपेरेंटली होना चाहिए और कोई स्कैम नहीं होना चाहिए। सबसे लास्ट गुण कंपनी का सोशल गुड फैलाए, मतलब एम्प्लॉयमेंट दे, लोगों को स्किल्स सिखाए, अपने एम्प्लॉयज के ऊपर ध्यान दे। तो ये 7वां पॉइंट है, सोशल गुड फैलाए। तो ये 7 वर्च्यूज एक आइडियल कंपनी के होने चाहिए राइटर के हिसाब से। और देखो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एथिक्स की बातें हैं, आइडियल बातें हैं, नहीं। देखो ये सब चीजें जरूरी हो गई हैं आज के समय में, क्योंकि हमारा जो समाज है वो संकट से गुजर रहा है। आज आप देखोगे कितनी प्रकार की इनइक्वालिटी है हमारे समाज में। इनकम इनइक्वालिटी, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। सोशल इनइक्वालिटी, मतलब कानून के बावजूद आज भी रेस, रिलीजन, कास्ट के नाम पर भेदभाव होता है। तीसरा कम्युनिकेशन इनइक्वालिटी, ये बहुत डीप पॉइंट है। देखो सोसाइटी का ना पोलराइजेशन हो गया है, लोग जो हैं सुनना ही नहीं चाहते दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, सिर्फ वो वही सुनना चाहते हैं जो उनका ऑलरेडी व्यू जो है वो बन गया है। संवाद ही नहीं करना चाहते लोग, समझ रहे। फिर नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल इनइक्वालिटी, हमारी जो संस्थाएं हैं वो कमजोर हो रही हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस कमजोर हो रहे हैं हमारे। इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, इन सब पे आरोप लगते हैं। नेक्स्ट पब्लिक मोरालिटी से संबंधित पॉइंट है, पॉलिटिक्स में जो लोग आ रहे हैं उनका सिविक बैकग्राउंड देश के लोगों के लिए अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहा है। मतलब क्रिमिनल टाइप के लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। तो इन 5 क्राइसिस की वजह से हमारे बिजनेसेस में मोरालिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या सिर्फ देखो गलती सिर्फ कंपनीज की है? राइटर कहते हैं नहीं, सरकार का भी देखो बड़ा रोल है। आप एग्जाम्पल देखिए, 1991 का साल था, हम एलपीजी रिफॉर्म लेके आए, हमने लाइसेंस राज को खत्म कर दिया। देखो हमें एक और 1991 स्टाइल रिफॉर्म की आवश्यकता है आज। मतलब उस समय हमने लिबरलाइज कर दिया था ना देश की इकोनॉमी को रिफॉर्म लाके, आज हमें उसी टाइप के रिफॉर्म की आवश्यकता है। सरकार कहती है हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ला दिया, लेकिन देखो ऐसा सच नहीं है। आज भी बिजनेस करना बहुत डिफिकल्ट है हमारे देश में, हर प्रकार के चैलेंजेस आते हैं, हर टेबल पे पैसा देना पड़ता है सरकारी कर्मचारियों को, तब जाके उस बिजनेस फर्म की जो फाइल है वो आगे बढ़ती है। और डिस्प्यूट हो जाए तो कोर्ट में जो मामले हैं सालों साल तक लटकते रहते हैं। बड़ी कंपनी का कुछ नहीं जाता, वो सिर्फ एक वकील हायर करके छोड़ देते हैं, उनके पास पैसों की कमी नहीं है। लेकिन छोटी कंपनीज, उनको तो देखो बड़ी कंपनीज खा जाती हैं। मतलब छोटी कंपनीज के पास रिसोर्स नहीं होते ना केस लड़ने के लिए। और 50% से ज़्यादा केसेस में तो 50% से ज़्यादा बिजनेस लिटिगेशंस में पार्टी तो गवर्नमेंट खुद है। तो रेड टेपिज्म इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से बिजनेसेस ग्रो नहीं कर पाते। फिर अलग अलग देशों का एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे चाइना का एग्जाम्पल दिया जाता है। चाइना में देखो इंजीनियर लेड कल्चर है, वहाँ के 80% गवर्नर्स, मेयर्स, पार्टी सेक्रेटरीज ना टेक्नोक्रेट हैं। टेक्नोक्रेट मतलब इंजीनियर और साइंटिस्ट हैं। और इंजीनियर्स का फोकस आपको पता है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे होता है, एफिशिएंसी पे होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे होता है। यूनाइटेड स्टेट्स में जो वहाँ की कांग्रेस है ना, सीनेट या फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, वो लोअर डोमिनेटेड है। वहाँ पे आपको 50% जो सांसद मिलेंगे वो वकील मिलेंगे। तो उन वकीलों का फोकस फिर देखो राइट्स पे है, लॉज पे है, लिटिगेशन पे है। लेकिन हमारे देश में ना पॉलिटिशियन लेड कल्चर है, जर्नलिस्ट लीडरशिप है, जिसको मतलब टेक्नोक्रेट नहीं है, लॉयर नहीं है, बस जर्नलिस्ट है जिनका मेन काम ही पॉलिटिशियन बन के पैसा कमाना है। तो उनको फिर देखो टेक्नोक्रेटिक इनपुट की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्हें चीजों के बारे में पता नहीं होता, ये दिक्कत आती है। अब राइटर सॉल्यूशन देते हैं कि आप ना वेस्टर्न मैनेजमेंट को इंडिया की सिविलाइजेशन एथिक्स के साथ में ब्लेंड करो। मतलब हमें ना एक नए माइंडसेट की आवश्यकता है। नया माइंडसेट क्या है? नया माइंडसेट जो आर्टिकल का टाइटल था एंटरप्राइज फिलोसफी प्लस में सोसाइटल वैल्यू, सोसाइटल सर्विस। आर्टिकल का जो टाइटल था यही तो था, मैं आपको दिखा देता हूं।
एंटरप्राइज फिलोसफी प्लस में सोसाइटल सर्विस, इन दोनों को कंबाइन कर दो, ये सॉल्यूशन राइटर देते हैं। ये माइंडसेट कहां से आएगा? क्या वेस्ट को कॉपी करके आएगा? नहीं। देखो आएगा तो वैसे ये हमारी जो सिविलाइजेशनल हेरिटेज है यानी सांस्कृतिक विरासत है वहां से आएगा। मतलब एक मॉडल जो राइटर बताते हैं ना, ऐसा मॉडल बताते हैं कि फाउंडेशन तो आप लो कहां से? इंडियन फिलोसफी से, यानी उपनिषद से, स्वामी विवेकानंद से, लेकिन ऊपर की जो चीजें हैं ना वो आप सीख सकते हो वेस्टर्न मैनेजमेंट से। जैसे वहां पे मैनेजमेंट की क्या प्रैक्टिसेस हैं, मार्केटिंग की क्या स्ट्रेटेजी है, एफिशिएंसी कैसे लाते हैं वो फर्म से, तो दोनों को कंबाइन कर लो। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस वेस्टर्न कंट्रीज से, लेकिन फाउंडेशन इंडियन। फाउंडेशन कहां से सीखी जा सकती है? उपनिषद से, स्वामी विवेकानंद की सोच से। राइटर जैसे ना एक एनेक्डोट बताते हैं जमशेद जी टाटा का। जमशेद जी टाटा जो टाटा ग्रुप के फाउंडर थे ना, वो स्वामी विवेकानंद जी से काफी प्रभावित हुए थे। विवेकानंद जी ने ना उन्हें कहा था कि इंडिया को सिर्फ देखो धर्म नहीं बल्कि साइंस एंड टेक भी चाहिए। तो उसी इंस्पिरेशन से ना जमशेद जी टाटा ने IISc बेंगलोर की स्थापना की थी। तो यही एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रहा था ना कि फाउंडेशन लो इंडिया की सिविलाइजेशनल इथोस से, लेकिन उसके ऊपर आप सुपर स्ट्रक्चर बना दो वेस्टर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का। तो ये राइटर बोलते हैं। जैसे देखो एंटरप्राइज फिलोसफी, जैसे स्टील प्लांट है, टिस्को हमने बनाया, होटल ताज बनाया, किसने बनाया? जमशेद जी टाटा ने बनाया था। लेकिन जमशेद जी टाटा ने ना एंटरप्राइज फिलोसफी के साथ साथ सिर्फ फैक्ट्री नहीं बनाई, पूरा जमशेदपुर शहर भी बना दिया, वहां पे स्कूल, हॉस्पिटल, रोड भी बनाए, अपने वर्कर्स का भी ख्याल रखा। तो ये जबरदस्त एग्जाम्पल है जो मॉडल हमें हमारी कंपनीज को अपनाने की आवश्यकता है। जैसा जमशेद जी टाटा ने किया था ना, टिस्को कंपनी बनाई तो पूरा जमशेदपुर शहर बसा दिया, यानी मैनेजमेंट भी बढ़िया लेकिन सोसाइटल सर्विस भी की। तो ऐसा ही मॉडल हमें अपनाने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू। और कल वीडियो लेट आएगा जो मैंने शुरुआत में आपको बताया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।